स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि लास्ट की जो अपनी क्लासें हुई है उनके अंदर अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और किस प्रकार से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है वो सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे पढ़ ली है। अब आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिस प्रकार से काम करता है, ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है। ठीक है बच्चों, तो आज का अपना पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। और यहाँ पे आपको याद रखना है बेटा, और रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग जो है यानी कि हमारी जो बॉडी है उस बॉडी का यदि अपन मेन ऑफिस कहें तो वो कौन है, ब्रेन। कौन है बेटा, और ब्रेन। ये ब्रेन हमारे इस ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं ब्रेन के बारे में, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं और उनमें कौन कौन से अलग पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ब्रेन जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है बेटा और हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब इनकी पोजीशन की बात करें, इनकी स्थिति कहाँ होती है ब्रेन में, तो फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन होता है फ्रंट में। कहाँ होता है, फ्रंट। फ्रंट का मतलब आगे की ओर। हाँ, तो फोर ब्रेन जो है वो कहाँ होता है, ब्रेन ये जैसे ये अपना क्या हो गया, ये ब्रेन हो गया। इस ब्रेन का अपन कहें ये आगे वाला पार्ट, ये मिड पार्ट और ये पीछे वाला पार्ट। ठीक है, एक बार समझने के लिए आपको याद रखना है। तो इसका ये जो आगे वाला सामने का जो पार्ट है ब्रेन का, उसको बोलते हैं फ्रंट। तो फोर ब्रेन कहाँ होता है बेटा, और फ्रंट में होता है। मिड ब्रेन की बात करें, ये कहाँ होता है, बीच में होता है। ठीक है, और जो हाइंड ब्रेन है वो कहाँ होता है, पीछे। पीछे की ओर होता है। यहाँ तक ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट, इसको हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। क्लियर। अब यदि अपन बात करें कि इनके कौन कौन से भाग होते हैं, देखो बेटा, वो फोर ब्रेन जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, डायनसिफेलोन। प्रमस्तिष्क बोलते हैं इसको, और इसको डायनसिफेलोन। मिड ब्रेन, ठीक है, ये केवल मिड ब्रेन होता है इसके अंदर। और जो हाइंड ब्रेन है उसके अंदर होता है बेटा और पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। तो क्या पढ़ा अपन ने ब्रेन के बारे में कि ब्रेन 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रम और डायनसिफेलोन। मिड ब्रेन हो गया, उसके बाद हाइंड ब्रेन में 3 भाग होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। क्लियर यहाँ तक, इसको आप नोट कर लो। अब इसको एक डायग्राम बना के इसका देख लेते हैं। देखो, ये हो जाएगा फोर ब्रेन। इसको आप कहोगे
फोर ब्रेन। इस फोर ब्रेन के अंदर अभी मैंने आपको दो पार्ट बताए थे फोर ब्रेन के, कौन कौन से, और ये जो है बेटा और ये या वाला, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। इसको कहा जाता है मिड ब्रेन। ठीक है, इस फोर ब्रेन के अंदर अब एक बार केवल तीनों का नाम बता देता हूं मैं। ये हो गया फोर ब्रेन, और उसके बाद में ठीक है, इसको कहते हैं, इस वाले पार्ट को कहते हैं बेटा और पोन्स, और पोन्स के यहाँ जस्ट पास में लगा होता है सेरिबेलम। ठीक है, और ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है, ये इसको बोलते हैं मेडुला। इसको कहा जाता है मेडुला। क्या पढ़ा अपन ने? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसके अंदर आपको याद रखना है कि यहाँ पे डायनसिफेलोन, ठीक है, ये हो गया डायनसिफेलोन, और ये हो जाएगा बेटा और सेरिब्रम। नोट कर लो। पूरा ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा कि ये जो आगे वाला पार्ट है इसको फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है? सेरिब्रम होता है और डायनसेफेलोन होता है। ये हो गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे क्या होता है? हैंड ब्रेन होता है। इस हैंड ब्रेन में एक तो पोन्स पार्ट होता है, पोन्स के जो सामने सेरिबेलम होता है, और ये वाला जो पार्ट है उसको कहा जाता है मेडुला। ये नोट करो, उसके बाद अपन बात करते हैं रेगुलेशन की। हाँ जी, कर लिया। देखते हैं इधर, आपने थोड़े से केज के बारे में कंप्लीट पढ़ा हुआ है कि ये जो है ये फेफड़े हो गए अपने, ये फेफड़े हो गए, और फिर लंग्स के ऊपर जो है यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है इसकी, ये वो अपने मेम्ब्रेन बना दी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाहर यदि अपन बात करते हैं तो थोड़ी सी केज बनेगा, पिंजरा बनेगा। तो पिंजरा यहाँ बनता है तो उसके अंदर क्या होती है बेटा? और रिब्स होती है, ऐसे रिब्स होती है। यहाँ तो साइड में तो दोनों तरफ क्या होती है? रिब्स होती है, और यहाँ पे होता है डायफ्राम, यहाँ पे होता है डायफ्राम। दूसरी बात, रिब्स के बीच के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स होती है, इंटरकोस्टल मसल्स होती है। ये चीज़ें आपको पता है पहले से। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि पोन्स जो होता है, कौन? पोन्स जो होता है एक सेंटर, यानी कि अपन ये कहें कि हमारा जो ब्रीथिंग है उस ब्रीथिंग को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो ब्रीथिंग कंट्रोल के लिए मैं आपको डायरेक्ट ये कह दूँ कि पोन्स कंट्रोल कर रहा है। अब आपके ये समझ में नहीं आएगा कि पोन्स कैसे कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा बताया है। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन यहाँ बात करेंगे सेरिब्रम को कैसे कंट्रोल करता है, पोन्स कैसे करता है, मेडुला कैसे करता है। तो वो सारी चीज़ें अपन अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा? वो तो सबसे पहले अपन बात करें तो जो मोस्टली जिसको यानी कि सबसे मुख्य जो रोल होता है इसके अंदर वो होता है मेडुला का। यानी कि मेडुला में यहाँ पर एक सेंटर पाया जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं
रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, क्या बोलते हैं बेटा? और रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। ठीक है, इस रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को आप दूसरा नाम इसको ये कह सकते हो RRC। ठीक है, इस रेस्पिरेटरी राइम सेंटर से क्या होता है, न्यूरॉन्स यहाँ से निकलती है। न्यूरॉन्स जो कहाँ जाएगी, रिब्स के पास में, और ये इन मसल्स के पास में जाएगी, और यहाँ पे डायफ्राम के पास में। ठीक है, अब आप देखो कि जब इनहेलेशन होता है, क्या होता है बेटा? और इनहेलेशन या इंस्पायरेशन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन करवाता है? डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स करवाती है। ये क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स, और ये क्या हो जाएगा? डायफ्राम। ठीक है, ये लो। अब अपन बात करें कि इनहेलेशन होता है, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि 2 सेकंड के लिए इंस्पायरेशन और 3 सेकंड के लिए एक्सपायरेशन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है। तो अपन यहाँ पे ऐसे बात करें कि यहाँ पे जो है वो 2 सेकंड के लिए क्या हो रहा है? इनहेलेशन हो रहा है, उसके बाद में 3 सेकंड के लिए एक्सहेलेशन हो रहा है, यानी कि अंतःश्वसन और बहिःश्वसन। 2 सेकंड के लिए अंतःश्वसन और 3 सेकंड के लिए बहिःश्वसन। ये कैसे होता है कि यहाँ से रेस्पिरेटरी जो राइम सेंटर है वो क्या देता है? इसको सिग्नल देता है, जिससे इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम में क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? और कॉन्ट्रैक्शन। ICM और डायफ्राम के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। कौन करवाता है? रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। कितने समय के लिए? 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के लिए ये होगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो चेस्ट की साइज बढ़ेगी। चेस्ट की साइज बढ़ेगी तो हम 2 सेकंड के लिए क्या करेंगे? इंस्पायरेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि स्पॉन्स के अंदर, इस पॉन्स के अंदर क्या होता है बेटा? और एक सेंटर होता है यहाँ पे। ये क्या करता है कि इसको नेगेटिव फीडबैक देता है। क्या करता है? नेगेटिव सिग्नल देता है ताकि यह कॉन्ट्रैक्शन आगे नहीं कर पाए। यानी कि अपन कह सकते हैं कि पॉन्स में जो सेंटर है वो RRC रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को नेगेटिव सिग्नल देता है या उसको कॉन्ट्रैक्शन करने से रोक देता है। पहला सेंटर क्या पढ़ा अपन ने? राइम सेंटर। राइम सेंटर क्या कर रहा है? बोलो देखिए, राइम सेंटर क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो सेंटर है जो नेगेटिव फीडबैक देता है, इसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है बेटा? और वो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को रोक देता है। यानी कि 2 सेकंड के लिए RRC ने सिग्नल दिया तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब इनहेलेशन हुआ। उसके बाद में इसने सिग्नल दिया कि अब तू रुक जा, तेरे को काम नहीं करना है, इसको ये काम नहीं करेगा तो 3 सेकंड के लिए इसका वो रहेगा प्रभाव, और 3 सेकंड के लिए क्या होगा? एक एक्सहेलेशन, या अपन कह सकते हैं एक्सपीरेशन। क्या कह सकते हैं? एक्सपीरेशन कह सकते हैं। बोलो यहाँ तक ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो नेगेटिव से सिग्नल दे दिया यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक सेंटर और होता है जो इसको क्या करता है बेटा? और वो पॉजिटिव सिग्नल देता है, और इसको कहा जाता है एपन्यूस्टिक सेंटर। मैंने कौन कौन से सेंटर बताए? एक मैंने आपको कहा कि रेस्पिरेटरी राइम सेंटर होता है, एक मैंने आपको बताया न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, और एक सेंटर होता है
एपन्यूस्टिक सेंटर जो क्या करता है, पॉजिटिव सिग्नल देता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, पोन्स में। ये कभी कहाँ है, पोन्स में है। मेडुला के अंदर कौन सा है, राइम सेंटर। दोबारा सुनना, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जनरल वे में रोल किसका है रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का, हाइंड ब्रेन का है। हाइंड ब्रेन में कौन कर रहा है, मोस्टली मेडुला कर रहा है। मेडुला में कौन सा सेंटर है, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर है। रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को रोकता कौन है कॉन्ट्रैक्शन करवाने से, न्यूमोटैक्सिक सेंटर रोकता है, जो कहाँ पर है, पोन्स में है। इसको वापस एक्टिव कौन करवाता है, इसको पॉजिटिव सिग्नल कौन दे रहा है, एपन्यूस्टिक सेंटर दे रहा है, जो कहाँ पर है, इसके अंदर है, पोन्स के अंदर है। ये पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। एक बार आप इसको नोट कर लो, आगे बात करते हैं। फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो, ये अभी जो अपन ने लिखा है इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं। देखो, इसका काम की बात करते हैं अपन। ये हो जाएगा अपने पास में ये दिख रहा है ना आपको, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर दिख रहा है ना। थोड़ा इसको बड़ा लिख लेते हैं ताकि आपको ढंग से दिख जाए। रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, ठीक है। इसके लिए अपन ने दो नाम पढ़े, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एक अपन ने पढ़ा है एपन्यूस्टिक सेंटर। देखो क्या हो रहा है, ये इसको सिग्नल देता है और ये भी इसको सिग्नल देता है। मैंने आपको बताया कि ये क्या काम करता है, किसको सिग्नल भेज रहा है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, या अपन कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर है ये सिग्नल को सेंड कर रहा है, यहाँ से सिग्नल सेंड टू डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। देखो, इसने इसको सिग्नल दिया, वो क्या हो गया, इंस्पायरेशन हो जाएगा। यानी कि ये जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, या आप ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ये लो,
यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल कौन दे रहा है, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर दे रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये इसको नेगेटिव सिग्नल देता है 3 सेकंड के लिए, और ये देता है इसको पॉजिटिव सिग्नल 2 सेकंड के लिए। यानी कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्सपिरेशन को प्रेरित करता है और ये इंस्पिरेशन को प्रेरित करता है। यहाँ बात समझ में आई? नोट करो इसको। देखो इसको मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ एक बार। सेंड कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल टू डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जिससे क्या होता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है। ठीक है, इंस्पिरेशन हो गया। अब अपन आगे बात करें तो आगे क्या होगा बेटा, और इसके अंदर इस रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को, ये कहाँ पर है, ये है इन पॉन्स, और ये भी कहाँ है बेटा, और पॉन्स के अंदर है। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स में है, एपनिस्टिक सेंटर भी पॉन्स में है। राइम सेंटर क्या है, राइम सेंटर कहाँ पर है, ये लो राइम सेंटर। राइम सेंटर कहाँ है, मेडुला के अंदर। राइम सेंटर कहाँ है, मेडुला के अंदर है। तो क्या पढ़ा हमने कि रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला के अंदर होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल किसको भेजता है, डायफ्राम और इंट्राकोस्टल मसल्स को भेजता है, जिससे क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है। अब इंस्पिरेशन कितने समय के लिए हो रहा है, 2 सेकंड के लिए हो रहा है। अब इसको पॉन्स में जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर वो सिग्नल भेजता है 3 सेकंड के लिए। तो जब ये आगे कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा, रिलैक्स को प्रेरित करता है, यानी कि रिलैक्स ऑटोमेटिक होती है, यानी कि जो कॉन्टैक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, ये जो कॉन्टैक्ट है ये वापस क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ये जब रिलैक्स होंगे तो ये किसको प्रेरित कर रहा है, बाइसेप्शन को, एक्सपिरेशन को प्रेरित कर रहा है। उसके बाद में क्या करता है, एपनिस्टिक सेंटर जो पॉन्स में है वो वापस क्या करेगा, राइम सेंटर को प्रेरित करेगा, पॉजिटिव सिग्नल देगा कि तू वापस कॉन्टैक्ट हो जा, और जब ये वापस कॉन्टैक्ट होगा तो ये क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा। आई बात समझ में? तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इस प्रकार से कंट्रोल होते हैं। इनके अलावा कुछ केमिकल्स भी हैं जो हमारी ब्रीथिंग रेट है उसको कंट्रोल करते हैं। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, इसको आप कंप्लीट नोट कर लो। और ये अपने चैप्टर जो है इसका सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद में एक डिजीज़ का जो आएगा, और डिजीज़ वाले में मैं आपको केमिकल्स जो हैं वो कौन कौन से केमिकल कैसे रेगुलेट करते हैं वो मैं आपको आगे वाली क्लास में पढ़ा दूँगा। और ये अपना चैप्टर है वो लगभग फिनिश होने को आया, इसको ढंग से एक बार आप कवर कर लेना। ठीक है बेटा, और ये नोट कर लो एक बार। ठीक है, तो आज की क्लास इतने के लिए, धन्यवाद।